हेलो दोस्तों, हम अभी चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड ईयर का इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में केवल 5 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं और जिसमें से एक क्वेश्चन जो है पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो हमें पहला जो टॉपिक है वो ये पढ़ना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या डिफरेंस है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। उसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब है कि जो बातें माइक्रो में सही हैं क्या वो मैक्रो में भी सही हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। दोस्तों तीसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि व्हाट डू वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं। चौथा टॉपिक इसमें है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें बड़े बड़े कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंसी है। ठीक है, और पांचवा हमारा टॉपिक है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम जो है, कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम कर सकते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग जो है टॉपिक पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडीज़ करता है वो उन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिनका रिलेशन जो रिलेटेड होते हैं होल इकोनॉमी, एक देश की पूरी जो इकनॉमी है उनसे रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ठीक है, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है दोस्तों उसमें जो हम स्टडीज़ करते हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडीज़ करते हैं जो रिलेटेड होती हैं टू एन इंडिविजुअल फर्म, एक फर्म से, एक कंज्यूमर से, या फिर एक जैसी चीज़ प्रोड्यूस करने वाले एक ग्रुप ऑफ फर्म्स से, जिसे हम इंडस्ट्री भी कहते हैं, उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, तो जब एक हम लोग जो है एक फर्म, एक कंज्यूमर या ग्रुप ऑफ फर्म्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके बाद ये जो दोनों में डिफरेंसेस हैं वो कैसे हमें इसका आंसर देना है। सबसे पहला डिफरेंस होता है इनके एग्रीगेशन में डिफरेंस है। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, एक सिंगल फर्म या फिर अ ग्रुप ऑफ फर्म्स जो एक जैसी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम इंडस्ट्री कहते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो सभी फर्म्स की जो इकोनॉमिक इशूज होते हैं उनकी स्टडी करता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। फिर उसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है कि दूसरा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है फोकस ऑफ स्टडी, अध्ययन में अंतर। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फोकस करता है वो ये फोकस करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिसी हैं, उनकी स्टडी करता है। ठीक है, तो इसमें हम, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं और जो एम्प्लॉयमेंट है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो रोज़गार क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, ये कहाँ से मिलते हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम फोकस करते हैं कि रिसोर्सेज और रोज़गार को हम कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से हम उसको इंक्रीज करें। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है वो है बेसिक पैरामीटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्राइस होता है।
ठीक है, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी या फैक्टर। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है पूरा वो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। ठीक है। चौथा डिफरेंस होता है मेथड्स ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब कोई भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम एक एजम्पशन पे काम करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है। जब भी हम एक का दूसरे पे इफ़ेक्ट बताते हैं माइक्रो में, तो अदर जो फैक्टर्स हैं, जो उसके अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, उन्हें हम कांस्टेंट मान लेते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर जितने भी फैक्टर्स का इफ़ेक्ट है उन सबको साइमल्टेनियसली हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे जो कारण हैं वो सब चेंज होते हैं, किसी को भी हम कांस्टेंट नहीं मानते। ठीक है। ऐसे ही पांचवा पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये एज्यूम करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार है, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उन सबको जो है काम मिला हुआ है, और फिर हम स्टडी करते हैं कि रिसोर्सेज को हम कैसे बेस्ट तरीके से उसको एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, फिर इस बेसिस पे हम लोग जो रोजगार है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसकी कंडीशन को जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स क्या होता है। दोस्तों यहाँ पैराडॉक्स का मतलब है कि जो भी बातें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो कंपलसरी नहीं है कि वो मैक्रो में भी वो ट्रू हो, मैक्रो में भी वो सही हो। ठीक है। तो जो बातें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सही होती हैं ये कंपलसरी नहीं है कि वो मैक्रो में भी सही हो। तो इसको हम कैसे समझते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल पैसा बचाता है, अपनी इनकम का एक पार्ट बचाता है, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल है, उसके लिए बहुत सही है। बट अगर होल सोसाइटी, अगर पूरा समाज और पूरी इकोनॉमी में सभी लोग जो है पहले से भी ज़्यादा, मोर देन बिफोर, पैसा बचाने लगें, तो इससे क्या होगा, देश के अंदर जो टोटल कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, जिससे फर्मों को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कम होने से देश की जो नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। और पूरे सोसाइटी में सभी लोग अगर सेविंग करते हैं तो ये ठीक नहीं है। दूसरा एक उदाहरण हम समझते हैं कि जब एक आदमी विड्रॉज पैसा निकालता है अपने बैंक से, जब एक आदमी पैसा निकालता है तो इट विल कॉज नो हार्म, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट इफ़ ऑल द डिपॉजिटर्स, यदि सारे डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक से निकाल लें तो इससे बैंकरप्ट हो जाएगा। तो माइक्रो में क्या था, एक आदमी का पैसा निकालना ठीक है, बट वही चीज़ पैसा निकालना अगर पूरे होल इकनॉमी में हो जाए और सारे बैंकों में सारे लोग पैसा निकालने लगें तो वो ठीक नहीं होता। तो एक पैराडॉक्स हो गया। ऐसे ही तीसरा पॉइंट, जब एक लेबर कम रेट पे काम करने को तैयार होता है तो इससे इकनॉमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर सारे लेबर्स जो है कम रेट पे काम करने को तैयार हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में नेशनल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है। तो प्रभाव पड़ेगा। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पैराडॉक्स। ठीक है। अब हम तीसरा सम देखते हैं, इसका तीसरा टॉपिक, व्हाट डू वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या अध्ययन करते हैं। पहली चीज़ हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट की स्टडी करता है कि कैसे, क्या, कितने प्रकार की नेशनल इनकम होती है, किस तरीके से हम देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको मेजरमेंट करते हैं, वो सारे मेथड से स्टडी करता है। ठीक है। तो पहली चीज़ हम ये स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़ हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, रोजगार का सिद्धांत। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि देश के अंदर जो रोजगार कैसे इंक्रीज हो और बेरोजगारी कैसे कम हो, और रोजगार और बेरोजगारी की जो थ्योरी हैं उनको जो है ये बताता है। और ये बहुत सारे फैक्टर्स जो देश में रोजगार को डिटरमाइन करते हैं,
जो अनएम्प्लॉयमेंट को बताते हैं उनको भी ये उनकी भी स्टडी करता है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो थ्योरी ऑफ मनी। अगर हम जो मनी है, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, उनसे रिलेटेड अगर हम कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी हम चीज़ जो है उसके कॉजेज हो गए, इफ़ेक्ट हो गए, वो सब चीज़ों की स्टडी, और वो सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि जो मनी का डिमांड है, मनी का सप्लाई है, अगर उसे चेंज कर दिया जाए तो उसका पूरी इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को जानने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी स्टडी करता है। चौथा, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। देखो, जनरल प्राइस लेवल यहाँ पे होता है कि जब सभी के प्राइस जोड़कर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे डिवाइड कर दें तो एक पूरी इकोनॉमी का एक जो है जनरल प्राइस लेवल निकल के आता है। तो ये इसको डिटरमाइन करने में, इसको डिसाइड करने में ये हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जब जनरल प्राइस लेवल कम होगा तो देश के अंदर बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके रेट कम होंगे, और अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है। इन सब चीज़ों को हमारी हेल्प करता है। पांचवा, देश में जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है उस ग्रोथ को जानने के लिए जो सिद्धांत हैं उनको बनाने में, और देश की पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, और या उनको कैसे बढ़ाया जाए, इन सब पे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके जो व्यापार है, उनके जो ट्रेड हैं, उनके बीच में जो आपस में व्यापार चलता है उसकी स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि बहुत सारे देशों के बीच में किस प्रकार के ट्रेड चल रहे हैं। इन सब चीज़ों की स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। उसके बाद चौथा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहली जो प्रॉब्लम है किसी भी देश के पास हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, कोई भी देश है, हर कोई देश ग्रोथ चाहता है। हर कोई देश चाहता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो और देश में डेवलपमेंट हो, सोशल जस्टिस हो, सबको न्याय मिले, और इस तरीके से रिसोर्सेज यूज किए जाएं कि जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण है वो डिग्रेड ना हो, उसमें कोई नुकसान ना पहुंचे, और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज कम ना हो। इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है, और यही एक समस्या जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि देश में सभी लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, सबको काम कैसे दिया जाए जो काम करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी हम स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। उसके बाद देश में जो फ्लक्चुएशन आता है, बिजनेस जो साइकिल्स है कि कभी तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस डिमांड, और कभी जो है डिमांड कम हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा एकदम से डिमांड कम होना शुरू हो जाए तो रिसेशन, डिमांड बहुत ही कम हो जाए तो डिप्रेशन, फिर डिमांड बढ़ने लगे तो रिकवरी, और डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो बूम। इन सब चीज़ों की स्टडी हम करते हैं। तो डिमांड का कम होना मंदी हो गया, और बहुत ज़्यादा कम हो जाना अवसाद, फिर वस्तुओं की मांग बढ़ने लगे तो रिकवरी, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसे हम बूम कहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। डिमांड का बहुत ज़्यादा होना भी एक प्रॉब्लम्स है, और वस्तुओं की मांग अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए वो भी एक प्रॉब्लम है। इनकी स्टडी हम मैक्रो में करते हैं। इन्फ्लेशन है, प्राइस राइजिंग। यदि कोई एक प्रोडक्ट महंगा होता है तो इट डजेंट मैटर, बट अगर देश के अंदर महंगाई हो जाए और बहुत सारे गुड्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ने लगे तो उससे जो परचेसिंग पावर है लोगों की वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है। इसलिए इन्फ्लेशन जो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। बजटरी डेफिसिट है एंड फिस्कल पॉलिसी है। सरकार के जो खर्चे होते हैं वो इनकम से ज़्यादा होते हैं, जिसे हम बजट डेफिसिट कहते हैं, एक घाटे का बजट कहते हैं। फिर इस घाटे के बजट को पूरा करने के लिए सरकार बोरोइंग उधार लेती है या और नोट छापती है, जिससे देश के अंदर जो है सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ये डिक्रीज यहाँ पे गलत हो गया, इंक्रीज हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं, और हर देश में जो डेफिसिट बजट है वो हर देश में होता है। ये प्रॉब्लम हर देश की है कि हर देश की जो बजट है वो घाटे में चलता है, डेफिसिट में चलता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है, जब हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो हमें ब्याज मिलता है,
और जब हम बैंकों से लोन लेते हैं तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इनका भी जो डिटर्मिनेशन है, कैसे डिटरमाइन हो, कितना, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो, ये भी एक समस्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए ताकि देश में ग्रोथ भी हो, स्टेबिलिटी बनी रहे। ये प्रॉब्लम्स की स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। दोस्तों, एक टॉपिक है हमारा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या दोष हैं। अभी पहला जो प्रॉब्लम है वो यही है कि माइक्रो में जो चीज़ें सही हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सही नहीं है। जैसे कि हमने पहले दूसरे टॉपिक में बताया था आपको कि अगर एक आदमी सेविंग करता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड, एक आदमी सेविंग करता है तो टोटल डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉरी, अगर सारे लोग सेविंग करने लग जाए तो उससे एग्रीगेट डिमांड, सभी वस्तुओं की मांग पर फर्क पड़ता है, जिससे देश में प्रोडक्शन कम होता है और जो नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब हम पूरे देश की बात करते हैं, सारे प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उस केस में एक सबका जो मेजरमेंट है वो एक जैसा होना चाहिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सभी को एक जैसे यूनिट्स में मापना संभव नहीं है। और मनी में भी अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो टाइम टू टाइम जो है, जो प्राइस होते हैं उसमें भी चेंज आते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हम जो है, जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट वेज में लेते हैं, इसलिए हम लोग एक साथ उनको मेजरमेंट नहीं ले सकते। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ड्रॉबैक्स ये भी है कि ये डाइवर्स जो इफ़ेक्ट हैं, मतलब एक का कई डिफरेंट सेक्टर पे जो अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है उसको ये स्टडी नहीं करता। मैक्रो जो पैरामीटर है उसमें यूनिफॉर्म इफ़ेक्ट नहीं है, एक का सभी चीज़ों पे इफ़ेक्ट सेम नहीं है। जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा प्रोड्यूसर को, ट्रेडर्स को, बट प्राइस बढ़ने का जो इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट है वो कंज्यूमर पे रहेगा। जो वेज अर्नर्स हैं, जो पैसा डेली जो है गरीब लोग हैं, उन पे इसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो एक का सभी पूरी इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स पे सेम प्रभाव नहीं पड़ता, ये इसका ड्रॉबैक्स है। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट टॉपिक है हमारा, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम एनालिसिस कीजिए। सबसे पहला एक पार्शल इक्विलिब्रियम होता है, जब हम किसी एक फर्म के जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, या कोई भी एक फैक्टर है, ठीक है, एक फैक्टर है जैसे लेबर है, उसका जो वेजेज है उसको डिटरमाइन करते हैं, और बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है। तो जब हम किसी एक फर्म की स्टडी करते हैं और एक जो प्रोडक्ट है, एक जो फैक्टर है, उसके प्राइस को उसकी डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से हम लोग उसके इक्विलिब्रियम को सेटअप करते हैं, और बाकी जो फैक्टर है उन्हें हम इग्नोर करते हैं, तो उसे पार्शल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। पार्शल इक्विलिब्रियम में एक सिंगल जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, और वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अदर जो फैक्टर है उन्हें हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है। जैसे लेबर है तो लेबर को मिलने वाला जो वेजेज है, ठीक है, उस वेजेज का जो डिटर्मिनेशंस है वो पार्शल इक्विलिब्रियम में होता है कि लेबर का डिमांड और लेबर का सप्लाई, ये दो फोर्सेस होती हैं, जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे लेबर का जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है। तो जब हम लेबर के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं तो बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, उसे हम आंशिक साम्य कहते हैं। ठीक है। दूसरा है जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम। इसमें हम डील करते हैं कि सारी मार्केट्स को हम लोग डील करते हैं, सारी मार्केट, ऑल मार्केट, सारी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है उसको साइमल्टेनियसली एक साथ बताते हैं, और इसमें किसी को हम कांस्टेंट नहीं मानते, सब इसमें वेरिएबल होते हैं। अगर डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स हम एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये सारी मार्केट्स में इक्विलिब्रियम को एक साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करता है। उसके बाद एक लास्ट है क्वासी इक्विलिब्रियम। ये एक बीच की कंडीशन है, पार्शल और जनरल इक्विलिब्रियम के बीच की एक कंडीशन होती है, जिसमें हम एक सिंगल मार्केट की भी स्टडी नहीं करते और सारे मार्केट में भी इक्विलिब्रियम नहीं करते। ठीक है। ये दोनों को यूज करता है, और दोनों, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसमें पार्शल और जनरल इक्विलिब्रियम दोनों को हम लोग यूज करके डिटरमाइन करते हैं। ठीक है।